So, guys, your next topic is in the chapter change in ratio. Adjustment of reserves, accumulated profits and losses when partners want to retain the same in the books. अगर पार्टनर उन सबको बुक्स में रिटेन रखना चाहते हैं तो इन दैट केस उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. अब तुम कहोगे सर रिटेन रखना चाहते हैं, ये क्या हिसाब है, ये हमें समझ नहीं आया. तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. देखो होता क्या है, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया था. बैलेंस शीट में, दिस इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमारे पास लेट से यहां पे रिजर्व है, एनी रिजर्व. तो अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि ये जो रिजर्व होता है, जब भी हम रेशो चेंज करते हैं या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ होती है तो हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो. डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो पार्टनर्स में, है ना. अभी तक हमने यही करा है. बट अगर मान लो क्वेश्चन में पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि यार ये रिजर्व जो हमने बिजनेस में रखा था ताकि कल को बिजनेस में अगर कुछ ग्रोथ चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए तो यहाँ से निकाल ले, तो इस पैसे को हम इसी में रहने देते हैं. लेट्स नॉट विड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम बिजनेस. इस पैसे को हम बिजनेस में ही रहने देते हैं, विड्रॉ नहीं करते. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन. तो तुम क्या बोलोगे कि सर ठीक है, अगर विड्रॉ करना ही नहीं दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, तो कोई एंट्री नहीं होगी. तुम अपनी जगह सही हो कि जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है, इसको बुक्स में एज इट इज रखना है, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे. बट चलो एक प्रैक्टिकल केस लेके चलते हैं. ए एंड बी पार्टनर्स थे. ओल्ड रेशो वॉज 1:1 एंड न्यू रेशो इज 3:1. दिस इज ओल्ड रेशो. मैं थोड़ा सा गैप लिख देता हूं इसके बीच में. दिस इज न्यू रेशो. ठीक है. तो लेट्स से रिजर्व था 10 लाख का. थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होगा तो मजा आएगा समझने में. तो 10 लाख का हमारा रिजर्व था और इस डेट को हमने रेशो चेंज करी थी. पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. तो हुआ क्या, देखो अगर इस दिन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता. दैट मीन्स 5 लाख मिलता ए को और 5 लाख मिलता बी को. ठीक है, दिस इज राइट. लेकिन हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, हमने इसको एज इट इज बिजनेस में छोड़ दिया. अब हुआ क्या, रेशो चेंज होगी और हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इस चीज का, जैसा कि हम अभी तक सोच रहे हैं. 2-3 महीने बाद क्या हुआ, या 2-3 महीने भी क्या, 2-3 हफ्ते बाद क्या हुआ, दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होगी. जैसी लड़ाई हुई, अब चाहे वो लड़ाई इंटेंशनल थी चाहे जो भी थी, हम उसमें नहीं जा रहे, दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होगी और 2-3 वीक बाद ही इन्होंने सोचा कि फर्म को बंद करते हैं, पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं. अब जब पार्टनरशिप खत्म करते हैं तो वो जब होगा तब मैं बताऊंगा. बट एक सिंपल सा पॉइंट वहां के लिए कि हर चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो ये जो रिजर्व थे ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2-3 हफ्ते बाद ही. दैट मीन्स अब जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको मिलेगा 7,50,000 और इसको मिलेगा 2,50,000. ठीक है ना. वो बुक्स में रखा था, लेकिन जब बाद में हमने अपनी फर्म 2-3 हफ्ते बाद बंद करी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. अब पॉइंट ये है कि अगर रेशो चेंज ना होती तो दोनों को इतना मिलता. जस्ट बिकॉज ऑफ अ रेशो चेंज ए का तो लॉस हो गया. भाई ए ने तो सोचा था कि मेरे को प्रॉफिट में से ज्यादा शेयर मिलेगा, तो ठीक है, दैट्स फाइन. बट देखा जाए, सॉरी बी का तो इसमें काफी लॉस हो गया. ए का लॉस नहीं हुआ, सॉरी बी का लॉस हो गया. बी को जहां मिलने थे 5 लाख उसको मिले 2.5 लाख. बी ने बोला यार मैंने तो रेशो इसलिए चेंज की थी क्योंकि ए रेगुलर ऑफिस आता था, उसने कहा अगले साल से प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मैं ले लूंगा. ठीक है. बट उसकी वजह से रिजर्व, पुराने जो रिजर्व पड़े थे उसमें कैसे बेनिफिट मिल गया उसको. सो दिस इज रॉन्ग, है ना. तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो दया ने पूछा कि कुछ, दया ने जब उनसे पूछा प्रद्युमन सर से कि कुछ तो गड़बड़ है, प्रद्युमन ने पूछा कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी, तो जो भी जिसने भी जॉब भी पूछा, तो एक जवाब आया. शाहरुख ने एक जवाब दिया. क्या जवाब दिया कि हम एक काम करते हैं, हमें बुक्स में इस 10 लाख को रखना है, दैट मीन्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो ये तो एंट्री कर ही नहीं सकते. तो हम एक काम करते हैं, रेशो चेंज होने की वजह से, ध्यान से सुना गाइस, रेशो चेंज होने की वजह से जिस पर्सन को फायदा हो रहा है, जैसे ए को वैसे मिलने थे 5 लाख, लेकिन रेशो चेंज होने की वजह से इसको 2.5 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है,
तो 2.5 लाख रुपए वो बी को दे देगा। 2.5 लाख रुपए वो बी को पहले ही रेशियो चेंज होने वाले दिन दे देगा कि तू ये पैसे रख ले, क्योंकि बाद में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे को वैसे भी 7.5 मिलेंगे, 2.5 लाख एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो तेरे को कम मिलेंगे। तो ये पैसे रेशियो के टाइम पे पहले ही एडजस्ट कर लो, ताकि कल को अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट भी हो तो इस रेशियो चेंज की वजह से कोई भी नुकसान फायदा ना हो। तो दिस टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिटेन इट इन बुक्स। इसको बुक्स में रिटेन करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, तो इस केस में, अब ये केस आई होप तुम सबको समझ आ गया होगा। सो गाइस देखो हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 विल बी वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे हम गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं वो हमें यहां निकालनी पड़ेगी। वैसे हमने पढ़ा था जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं सब कुछ ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, बट बिकॉज हम इसको रिटेन करना चाहते हैं तो इसका स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसा हमने गुडविल में निकाला था। उसके बाद ऑल फालतू लायबिलिटीज जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, ध्यान से, जो भी लायबिलिटीज हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, लेस ऑल फालतू एसेट्स जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। मतलब जैसे रिटेन इन बुक्स का मतलब क्या होता है, और नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी लायबिलिटीज हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, माइनस कर देंगे जो भी एसेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, माइनस ऑल फालतू एसेट्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद जो हमारी ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू से हम करेंगे एक जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड डिनोमिनेटर इज कंसिडर्ड एग्जैक्टली सेम एज गुडविल। सो दिस इज इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल जैसा हमने गुडविल के केस में करा था। हमारी ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम पूरे गेन जैसे 1/4 हो रहा है, सैक्रिफाइस 1/4 हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करके हम सीधा सीधा ये आंसर निकाल लेंगे। एंड दिस इज द जर्नल एंट्री, एग्जाम में काफी बार आती है ये, एंड दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिखा आता है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन दिस केस। तो दिस इज हाउ वी विल डू द एडजस्टमेंट एंट्री। कैलकुलेट करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑल फालतू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में से एसेट माइनस करने हैं, एसेट में से लायबिलिटी नहीं माइनस करनी, ऑल फालतू लायबिलिटीज माइनस ऑल फालतू एसेट्स। जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हम एंट्री ये वाली कर देंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब तुम सोच रहे होगे कि सर अगर ये आंसर नेगेटिव आया कि एसेट ज्यादा थे लायबिलिटीज कम थे, तो अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे तुम्हें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद करना है, अगर नेगेटिव आया तो एंट्री उल्टी कर देना। गाइस हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हो कि सर अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट ही करा है, इतना सारी चीजें इतने एक छोटे से चैप्टर में, अभी तो आगे पता नहीं कितने चैप्टर्स हैं। तो गाइस पता है क्या, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, तुम अभी इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर रहे हैं, बट बहुत बच्चे इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जब भी तुम कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ते हो अंदर से डर लगता है, मुश्किल लगती है वो चीज, बट धीरे 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 व्हेन यू कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस तो वो चीज तुम्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, एंड उसके बाद तुम्हें लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है। मैं तुम्हें इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली से शिमला, ठीक है, दिल्ली से शिमला जाना है, शिमला हिल्स का रास्ता बहुत इजी है, कोई मुश्किल वगैरह नहीं है, बट स्टिल कुछ लोग हैं दिल्ली में जो आज तक अभी शिमला ट्रैवल करके नहीं गए, खुद कार से नहीं गए, या कार लगा लो या बाइक से कभी नहीं गए। ठीक है, तो इनके मन में डर है कि यार दिल्ली से शिमला बहुत लंबा ट्रैफिक होगा, लंबा रोड है, पहाड़ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो, रास्ते में बाइक पंक्चर हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टेंशन सभी को होती है। अभी तक तो वो दिल्ली से सिर्फ जैसे चंडीगढ़ हो गया या दिल्ली से पानीपत हो गया, इसी जगहों पे ट्रैवल कर रहे थे। तो जब तक ये उस रोड पे जाएंगे नहीं, इनको समझ नहीं आएगा। तो एक बार जब ये बाइक पे शिमला पहुंच गए, जैसे तैसे करके, उसके बाद इनको लगेगा कि यार इतना मुश्किल तो था ही नहीं, हम ऐसे ही डर रहे थे,
यार कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जब तुम नेक्स्ट टाइम जाओगे तो तुम्हें रास्ता आसान लगेगा, है ना। दोबारा जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा। फिर तो जब फोर्थ टाइम जाओगे तो गाना गाओगे, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जाने में, होगा ना। तो सेम चीज हमारी स्टडीज में होती है। जब तुम फर्स्ट टाइम कोई चीज करते हो तो बहुत डर लगता है और होता है कि बस यार तो समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। लेकिन जब तुम वो उस चीज को क्रॉस कर लेते हो, उसके कुछ क्वेश्चंस जैसे तैसे करके, इलस्ट्रेशन समझ के, देख के, जैसे तैसे खुद दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट्स बना के उसको सॉल्व कर लेते हो। एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उस टाइप के क्वेश्चन करते हो ना, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ईजी है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम करोगे और ईजी, फोर्थ टाइम करोगे और बच्चों वाला क्वेश्चन है यार ये तो, ऐसा होता है। तो तुम बिल्कुल मत घबराना, ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा अकाउंट्स, आई प्रॉमिस यू, अगर तुम मेरी वीडियोस अगस्त तक देख लोगे सारे, अगस्त के बाद जो सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली होंगे, हाफ ईयरली में यू विल स्कोर गुड मार्क्स और एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब सिर्फ रिवीजन करनी है। और रिवीजन के टाइम पे तुम कहोगे अच्छा बस यही था, कुछ भी नहीं था, ये तो पूरा पूरा सिलेबस ही एक बारी में कर लोगे रिवाइज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिटेन इट इन बुक्स एंड और नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराता हूं। ठीक है, अब देखो गाइस, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि बुक में जो है दैट इज इन वर्ड फॉर्म, पूरा सेंटेंस की फॉर्म में है, बट मैंने थोड़ा सा क्रक्स वाइज लिखा है ताकि तुम इजीली समझ सको। DEF आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 5:3:2 with effect from a particular date. They decided to share future profits in 2:3:5. जिस डेट को रेशियो चेंज हुई थी उस डेट को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, GR मींस जनरल रिजर्व इतना था, कॉन्टिजेंसी रिजर्व इतना था, प्रॉफिट एंड लॉस इतना था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस इतना था। ऑन दैट डेज पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन द सेम इन बुक्स, के मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था हम गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो DEF फॉर्मूला वाज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो D की न्यू रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 10, E की न्यू रेशियो 3 डिवाइड बाय 10 और F की न्यू रेशियो 5 डिवाइड बाय 10 माइनस ओल्ड रेशियो, D की ओल्ड रेशियो थी 5 डिवाइड बाय 10, E की थी 3 डिवाइड बाय 10 और F की थी 2 डिवाइड बाय 10। तो यहां से एलसीएम 10, सो 2 माइनस 5 माइनस 3, दिस इज 0, 10, 3। सो ई ना तो कोई गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, इसका जितना पहले शेयर था उतना ही है। ये नेगेटिव में है, दैट मीन्स ये कर रहा है सैक्रिफाइस और ये कर रहा है गेन। ठीक है, डी इज गेनिंग और एफ इज सैक्रिफाइसिंग। अब इसमें मैं तुम्हें यही एक चीज करके दिखाता हूं। इसका अगर मैं टोटल करूं तो मैंने बताया था फालतू की लायबिलिटीज माइनस फालतू का एसेट। तो 15,000 इज अ 1,50,000 इज अ लायबिलिटी, contingency reserve is a liability, profit and loss credit balance is a liability, advertisement suspense या इसको expenditure भी बोलते हैं, debit balance मतलब फालतू का asset, तो ये हो जाएगा माइनस। तो 1,50,000 प्लस 25 प्लस 75 यानी 2,50,000 माइनस 1,00,000, ये आ गया 1,50,000। इस 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एफ गेन कर रहा है, सो एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ई तो ना सैक्रिफाइस कर रहे ना गेन, तो इसका तो एंट्री में कोई रोल आएगा ही नहीं। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 1,50,000 इनटू जो टोटल गेन कर रहा है एफ, दैट इज 3/10, तो दिस इज 45,000 और इसका भी सेम 45,000। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में भी डालना है, मैंने नहीं डाला, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है गाइस,
बहुत ही सिंपल था। क्या था इसमें, सारे फालतू की लायबिलिटीज माइनस फालतू का एसेट, जो भी मेरा आंसर आया उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, जैसा मैं वैल्यूड गुडविल को करता हूं। इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है गाइस, ठीक है ना। सो ये हमारा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिटेन इट इन बुक्स एंड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस, प्रिपरेशन एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। देखो हमने अभी तक क्या किया था, मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस शीट में जितनी भी हमारी, हाँ बैलेंस शीट में एक तो हमारी यहां पे होती है नॉर्मल लायबिलिटीज जो एक्चुअली हमने किसी को पे करनी है, और एक होती है फालतू लायबिलिटीज। ऐसी एसेट्स हमारे होते हैं कुछ नॉर्मल एसेट्स और कुछ फालतू एसेट्स। तो और एक हमारी आती थी गुडविल, जो कि बैलेंस शीट के बाहर होती थी कंपनी की वैल्यू। तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, फालतू लायबिलिटीज फालतू एसेट्स का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब बात आती है नॉर्मल लायबिलिटीज और नॉर्मल एसेट्स की। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग हमने 9 लाख की ली थी और बाद में उसकी वैल्यू 99 लाख होगी। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें कराया है फालतू का रिजर्व्स वगैरह, तो तुम सोचोगे सर इसमें बिल्डिंग वाला पॉइंट तो अभी तक कवर ही नहीं हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू का कहाँ चेंज हो, वो तो अभी तक आया नहीं कहीं पे, है ना, क्योंकि बिल्डिंग कोई फालतू का एसेट तो होता नहीं है। तो उन चीज़ों का जिसका ट्रीटमेंट हमने अभी तक नहीं किया था, वो सारा हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे को इसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, क्योंकि अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी होती हैं, जैसा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बताया था। ठीक है, तो मैं पहले बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैं बना इसलिए रहूंगा मैं चाहता तो बना के तुम्हें दिखा सकता था, बट बनाने से ये फायदा है कि तुम जब खुद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो इसको ठीक से समझ पाओगे कि मैं कहाँ कहाँ क्यों लिख रहा हूँ ये चीज़ें। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम एज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट ये होता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम सभी को याद होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाली साइड, क्रेडिट साइड, जो राइट साइड होती है, तो क्रेडिट साइड हमारी क्या होती थी, हम इसमें क्या लिखते थे, हमारी इनकम्स यानी प्रॉफिट्स। सेम वे यहां पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अब हमारे प्रॉफिट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। सबसे पहले यहां पे आएगा बाय एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू। अगर मेरे किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जैसे बिल्डिंग पहले थी 9 लाख, अब होगी 99 लाख, तो 90 लाख का मेरे को प्रॉफिट है, तो आई विल राइट बाय बिल्डिंग 90 लाख जितना प्रॉफिट हो रहा है। यहां क्या आएगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो वैल्यू यहां पे आती है। ये चीज गाइस याद रखना, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो वाली वैल्यू मेरी यहां पे आती है। ठीक है, अब एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तब मेरा प्रॉफिट होगा। दूसरा, बाय लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में मेरे को फायदा कब हो सकता है, तुम सोचोगे सर लायबिलिटीज तो पे करनी होती है, उसमें कहां से फायदा हो जाएगा। मैं कहूंगा एक क्रेडिटर था जिसको मुझे पैसे देने थे, सॉरी गाइस बीच में एक्चुअली मुझे एक कॉल आ गया था। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एसेट से हमें फायदा कब होता था, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती थी। लायबिलिटी से हमें फायदा कब होता है, मैंने तुम्हें एग्जांपल आई थिंक मैं दे रहा था एक, कि हमने किसी एक पर्सन को पैसे देने थे। हुआ क्या, अब उस पर्सन की, वो इंडिया से बाहर चला गया, चलो ही वॉज लाइक नीरव मोदी, वो सब छोड़ छाड़ के इंडिया से बाहर भाग गया। अब ऑब्वियसली हम उसको तो पैसे देंगे नहीं, और अब उसको पैसे नहीं देंगे और हमें पता चला कि वो तो बाहर भाग गया इंडिया से और हमें उसको एक भी रुपया नहीं देना।
तो एक तरह से वो हमारा फायदा हो गया, है ना। तो ये भी हमारा एक फायदा है। दैट मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू, अगर मेरे किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो भी मेरा फायदा होगा। ठीक है। तीसरा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या होता है? अभी तक जब तक मैं बुक्स बना रहा था तो मेरी बुक्स में लेट्स से हमारी फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स दिए थे बहुत पहले। अब वो शेयर्स की उस टाइम बहुत जीरो वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू नहीं थी, तो उसने बुक्स में नहीं डाले। अब हुआ क्या, जब हम नया रेशो चेंज कर रहे थे या एडमिशन रिटायरमेंट, ये बिल्कुल सब में सेम होता है, तो पता चला कि उस इन्वेस्टमेंट की काफी वैल्यू हो गई है। दैट मीन्स हमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया कि बुक्स में हमने पहले इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, आज हम उसको बुक्स में अपना एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फायदा। दैट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये तो होते हैं हमारे सारे फायदे। अब आते हैं नुकसान। अब नुकसान क्या हो सकते हैं? सो टू एसेट्स, अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बिल्डिंग पहले थी 20 लाख, आज रह गई 15 लाख, तो 5 लाख का मुझे लॉस हो गया। तो एसेट डिक्रीज इन वैल्यू, अगर मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये मेरा नुकसान होगा। दूसरा, अगर मेरी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कोई नई लायबिलिटी थी या कोई भी लायबिलिटी मेरी थी, मुझे पता चला कि उसको पैसे अब ज्यादा देने, विद इंटरेस्ट देने, तो दैट मीन्स मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो टू लायबिलिटी इंक्रीज इन वैल्यू, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे यहां आ जाएगा। और लास्ट होता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे को पता चली कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले तो कोई लायबिलिटी थी ही नहीं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, हमें वो भी पैसे देने हैं, सो दैट इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और वो भी यहां पे आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा टू बैंक और पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अब जैसे हम जब चेंज इन रेशो कर रहे हैं या एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कर रहे हैं, तो हमें सारे एसेट्स को रीवैल्यू कराना है। अब रीवैल्यू, जैसे लैंड की वैल्यू मेरी चेंज हुई है, सब कुछ हुई है, क्या वो वैल्यू हम मुंह जबानी जो मार्केट में हमें पता चल रही है, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं। हमें सब कुछ प्रॉपर वैल्यूअर से कराना पड़ता है, और जब ये सारी चीजें हम वैल्यूअर से कराते हैं तो वैल्यूअर को हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो दीज आर लाइक ऑफ लॉस। तो अगर वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे, अगर वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे फर्म के बैंक अकाउंट से, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा टू बैंक। और अगर वो एक्सपेंसेस पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे करे, जो रियलाइजेशन के रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस थे, अगर वो एक्सपेंसेस पार्टनर गया था रीवैल्यूएशन कराने, उसने अपनी पॉकेट से पैसे दे दिए, दैट मीन्स फर्म को पार्टनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पॉइंट बहुत रेयर है रीवैल्यूएशन में आना। रीवैल्यूएशन में ये पॉइंट बहुत रेयर आता है, बहुत ज़्यादा रेयर आता है। बट गाइस, मेरा पर्पस ये वीडियोस बनाने का ये नहीं है कि मैं बस ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ा दूं। मेरा पर्पस है, मेरा टारगेट है कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ कवर करूं, सो दैट जब तुम एग्जाम में जाओ, अगर तुम मेरी वीडियोस देख के भी एग्जाम में जाना चाहते हो, देन ऑल्सो यू विल एबल टू स्कोर 75+ आउट ऑफ 80, क्योंकि हर चीज़ मैंने वीडियो में कराई हुई है। रिवीजन में भी ये चीज़ तुम्हारे को याद हो जाएगी फिर कि हाँ, ये टॉपिक था, सर ने कराया था। ठीक है। तो अगर हमारे रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हैं, हमने कैश में पे करें तो टू बैंक, और अगर फर्म ने, पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे करें तो टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते थे, सेम इसको क्लोज करेंगे। ज्यादा वाली साइड का टोटल दोनों साइड आ जाएगा, और कम वाली साइड पे, अगर लेफ्ट साइड पे हमारा बैलेंस बच रहा है तो हम इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर राइट साइड में बच रहा है बैलेंस हमारा, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और अगर राइट साइड में बच रहा है तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, दिस इज ऑल्सो योर बैलेंसिंग फिगर। अगर लेफ्ट साइड में बच रहा है तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन,
राइट साइड में बच रहा है तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशो में। ये जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस भी, जो भी फायदा नुकसान चेंज में हो रहा है, पार्टनर्स को बांट के खत्म करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो एंड सेम फॉर दिस। ये दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। या तो हमारा लेफ्ट में आएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन या राइट में लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखो गाइस ध्यान से, मैं इसमें लिखवा नहीं रहा, मैं यहीं से समझा देता हूं। बहुत सिंपल है जर्नल एंट्रीज। जैसा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्रीज कराई थी, सेम दिस व्हाट, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कोई हमसे पूछे इसकी जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री विल बी दिस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे ये लैंड, बिल्डिंग, कोई भी लायबिलिटी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारी एंट्रीज। तो रीवैल्यूएशन, अगर यहां पे कोई चीजें आई हैं तो रीवैल्यूएशन टू ये सारी चीजें। ठीक है, दिस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन टू दिस। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यहां वैल्यू आ रही है, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसा सेम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कराया था, बिल्कुल वही लॉजिक। रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो सिंपल हमें बस यही कॉन्सेप्ट करना है। इसकी जर्नल एंट्रीज में अलग से नहीं करा रहा, वो तुम सिर्फ यहीं से देख के बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ भी नहीं है इसमें गाइस। तो यहां पॉज करके इसको देख लो। इसके बाद मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन से तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ जाएगा। एक बार अकाउंट बनाना आ गया उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गाइस लेट्स डू दिस एग्जांपल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। सो गाइस ये क्वेश्चन करते हैं अब सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आता है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज के क्वेश्चन में करना क्या है। हमें कुछ नहीं पढ़ना अभी, हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या करना है। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो हालांकि अभी इसकी और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे तुम्हें और भी चीजें करनी होंगी, बट यहां पे देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन दिस डेट स्टूड एज फॉलोज। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में ये फालतू है, ये हमें हमेशा आगे करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे, बट यहां एक बार तुम्हें दिखा रहा हूं। जनरल रिजर्व फालतू है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये भी देखते हैं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। एसेट साइड पे कुछ भी नहीं है जो फालतू है। आगे they decided to share profits and losses in the ratio 2:2:1 with effect from 1st April 2020। पहले रेशियो थी 5:3:2, अब है 2:2:1। they agreed that, अब उन्होंने क्या क्या अग्री करा है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, मशीनरी की रिड्यूस होगी, स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख, स्टॉक 1 लाख से बढ़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन बनाना है हमें, क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 नॉट लाइकली टू क्लेम, चलो ये देखेंगे, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 10,000 का WCR का क्लेम है, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर, और हमें ये रीवैल्यूएशन बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन बना के हम सारी एंट्रीज बाद में करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि मैंने बताया था, रीवैल्यूएशन में सारे फायदे नुकसान आते हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे फायदे क्या क्या हैं। तो यहां से तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, सीधा एडजस्टमेंट्स देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बड़ी है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 2,60,000। 10% से वैल्यू इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स 2,60,000 इंटू 10% कितना हो गया? 26,000। तो 26,000 से हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो हमारा फायदा कितना हुआ 26,000 का? तो वी विल राइट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ठीक है, हमें सिंपल एंट्रीज करनी है प्रॉफिट एंड लॉसेस देख के। जो हो गया उसको टिक कर देंगे, ये हो गया। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। मशीन पहले थी 3,50,000, 15% से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो 3,50,000 इंटू 15% इज 52500। तो मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो ये क्या हो गया हमारा? नुकसान। मशीन की वैल्यू कम होगी तो नुकसान हो गया। नुकसान कहां पे आता है? लेफ्ट साइड। तो वी विल राइट, ये मशीन है कि प्लांट एंड मशीन? मशीनरी। तो टू मशीनरी अकाउंट 52500 जो हमारा लॉस हो गया, ये भी आ गया। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। हमें स्टॉक को 1 लाख तक इंक्रीज करना है। स्टॉक पहले कितना था? 90,000। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख, 1 लाख तक स्टॉक करना है। दैट मीन्स हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। इंक्रीज टू मतलब यहां तक हमें स्टॉक इंक्रीज करना है। पहले था 90, अब करना है 1 लाख, दैट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट। अगर लिखा होता स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, कि 1 लाख से स्टॉक को इंक्रीज करना है, तो पूरा 1 लाख हमारा प्रॉफिट होता। बट यहां 10,000 आएगा कि 90,000 पहले स्टॉक था, अब हो गया 1 लाख, तो 10,000 का प्रॉफिट। सो बाय स्टॉक 10,000, ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन सबने 11th में पढ़ा हुआ है। प्रोविजन एक तरह से लॉस होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड दिखाते हैं। तो डेटर्स थे हमारे 1 लाख के, 1 लाख पे 5% प्रोविजन बनाना है, यानी 5,000 का प्रोविजन है। प्रोविजन बनाना इज अ लॉस, क्योंकि प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। डेटर्स में से माइनस करते हैं हम, काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो दिस इज अ लॉस, प्रोविजन बनाना। सो टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 5,000, ये भी लॉस है, ये भी हो गया। क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। 5,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, मतलब जिनको पैसे देने थे, उन्होंने अब वो पैसे नहीं लेने, तो हमें इनको राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है। हमें जो पैसे देने थे अब नहीं देने, तो हमारा हो गया फायदा। सो बाय क्रेडिटर्स 5,000, ये आ गया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 10,000। पहले रिजर्व हमारा था 30 का, फालतू कितना था? 30 में से 10 का हमारा क्लेम है, मतलब 20 फालतू हो गया जो पार्टनर्स में बटेगा, और जो 10 है वो क्लेम में जाएगा। दैट मीन्स रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाता। रीवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट कब जाता है? जब रिजर्व था 30 का और हमारा एक्चुअल क्लेम होता ज्यादा, रिजर्व से भी ज्यादा क्लेम होता, तब रीवैल्यूएशन में नुकसान होता। बट हमारा तो रिजर्व से कम है, तो इसका रीवैल्यूएशन में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी सीधा सीधा जर्नल एंट्री करेंगे, अभी मैं टिक नहीं कर रहा। An expense of 2,000 was paid by firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer, sorry. So that is like a expense paid by firm. So to bank revaluation expenses 2,000. तो मैंने रीवैल्यूएशन की सारी फिगर्स डाल दी इसमें। अब देखते हैं रीवैल्यूएशन का टोटल। लेफ्ट वाली साइड ही मुझे ज्यादा लग रही है, तो लेफ्ट वाले का टोटल मैं खुद कर रहा हूं गाइस। 52500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये आ रहा है मेरा 59500। 59500, सो 59500 माइनस 26,000 माइनस 15,000, ये मेरा आ रहा है 18,500। तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन
इज 18,500। अब लॉस मेरा आ गया। पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे? अनिल, मानवी एंड पायल। ओल्ड रेशो 5:3:2। सो अनिल, मानवी, पायल 5:3:2। ये तुम्हें लिखनी नहीं है, मैं वैसे ही बस लिख रहा हूं। तो 5, 3, 7, 9, 10, तो 5 डिवाइड बाई 10, तो 18,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 9250। 18,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 5550। और 18,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 3700। ये आ गया मेरा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये सेम चीज हमारी आगे जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में होगी। जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज में हमारा नुकसान होगा वो सारा का सारा रीवैल्यूएशन में आएगा। तो रीवैल्यूएशन हो गया। लेट्स डू जर्नल एंट्रीज। तो एक काम करते हैं, मैं जर्नल एंट्रीज थोड़ी छोटे एरिया में करता हूं। देयर इज नो पॉइंट पूरा बड़ा फॉर्मेट बना के। डेट भी मैं इसमें नहीं डाल रहा गाइस। जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले मैं करता हूं रीवैल्यूएशन की एंट्री। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीज थ्री। तो आई विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन प्रोविजन बैंक। सो टू मशीन टू provision for doubtful debt to bank 59,500 और उसकी वैल्यू है 52552। ये वाली एंट्री होगी मेरी। अब राइट साइड वाली लॉस की एंट्री या प्रॉफिट की हमेशा अलग करते हैं। पहले इनकी एंट्री, दिस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। लैंड एंड, इसमें नरेशन भी आएगी बट तुम्हें अभी लिखनी नहीं है। तो सिंपल लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू revaluation 2610,500, 26,000, 10,000, 5,000 और इसका टोटल आ जाएगा 15, 26, 41,000। ठीक है, होगी दोनों एंट्रीज गाइस। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अब ये राइट साइड में आ रहा है लॉस। सो इसकी एंट्री हम वी विल नॉट राइट लॉस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, वी विल राइट अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 9250, 5550, 3700 और इसका टोटल था 18500। तो मैंने अभी तक क्या किया? मैंने अभी तक रीवैल्यूएशन बना के रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर दी। अब रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करने के बाद मुझे वो फालतू लायबिलिटीज, फालतू एसेट की भी एंट्री करनी है। तो जनरल रिजर्व फालतू होता है, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। मैंने बताया था फालतू की लायबिलिटीज को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको बुक्स में रिटेन करना है। सो दैट मीन्स इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी जनरल रिजर्व लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल, मानवी, पायल इन ओल्ड रेशो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल, टू मानवी, टू पायल
कैपिटल अकाउंट, तो जनरल रिजर्व कितना था हमारा 20,000 in old ratio 5:3:2, so that means 10,000. So ये हमारा होगा 10,000, 6,000 and 3,000, नहीं सॉरी 4,000, 10,000, 6,000 and 4,000. ये मेरी जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व की, ये भी हो गया फालतू का. अब WCR था फालतू 30,000, उसके अगेंस्ट एक लाइन थी क्लेम फॉर वर्कमैन वॉज 10,000, तो 30 में से 10 का क्लेम है, 20 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो उसकी भी जर्नल एंट्री. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 का क्लेम था, उसमें से 10,000 की हमारी कंफर्म लायबिलिटी है, तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन 10,000, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 20,000, तो टू अनिल, टू मानवी, टू पायल इन ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो 5:3:2 रेशियो 20,000 हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसका भी सेम ही होगा. दिस इज 10,000, 6,000 एंड 4,000. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू दी जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है पूरा. रिवैल्यूएशन अकाउंट से मैंने सबसे पहले क्या किया, फालतू वाली चीजों के आगे डॉट लगा दिया. डॉट लगाने के बाद मैंने जितने भी मेरे को पॉइंट्स दिए हुए थे सबको मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया. देन रिवैल्यूएशन की एंट्रीज और इन फालतू वाले की एंट्रीज. ये कैपिटल, इन सब की कैश इन हैंड, बैंक, अभी इसका कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन और फालतू एसेट्स लायबिलिटी को, सॉरी फालतू एसेट लायबिलिटी एंड जिन एसेट्स में चेंज हुआ है उसका इफेक्ट यहां पे डाल दिया. ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, रिवाइंड करके दोबारा से देख लो. एक दो बार देखोगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा. देखने में क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन जब इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुम कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी. मैंने करा क्या, कुछ भी नहीं करा. सिंपल रिवैल्यूएशन बना के पहले उसकी एंट्रीज कर ली और फालतू एसेट लायबिलिटी. अगर यहां पे गुडविल के बारे में भी कुछ दिया होता क्वेश्चन में, अगर जैसे वैल्यूड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसकी भी हम यहां पे बस एंट्रीज कर लेते और एक दो एंट्रीज और हो जाती बस. और क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो ये हमारा था क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, दिस इज काइंड ऑफ सेम, नॉट फुली, काइंड ऑफ सेम जैसा कि हमने बनाया था इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज फंडामेंटल्स. ठीक है, यहां वो चीजें आती हैं जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है, यहां वो चीजें आती हैं जिससे कैपिटल कम होती है. तो यहां मैं सारी चीजें लिख रहा हूं. 10 मिनट लगा के इसको अच्छे से लर्न कर लेना. मैं समझाऊंगा अभी, बट थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा, वो बेटर है लर्न करना, क्योंकि समझ के करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले यहां पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम जो भी हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है. जैसे हमने बैलेंस शीट देखी थी अभी क्वेश्चन में, उसमें हमें कैपिटल गिवन थी, वो कैपिटल यहां पे आ जाएगी. उसके बाद अगर तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार. हमने जब ये क्वेश्चन किया था, तो अगर मैं इसमें से देखूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या गए, तो देखा जाए तो जर्नल एंट्रीज में से इसमें कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, इसमें भी कहीं पार्टनर का नाम नहीं आया, इसमें पार्टनर का नाम आया है, दैट मीन्स ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी. इसमें भी पार्टनर का नाम आया है, दैट मीन्स ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी. इसमें भी पार्टनर्स का नाम आया है, दैट मीन्स ये एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी. तो हमें सारी वो एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल में डालनी पड़ती हैं, जिसका इफेक्ट मतलब जहां पे कहीं भी पार्टनर्स को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं. तो सिंपल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग वाली बात है, तो तुम्हारे को ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहां पे आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बाय फालतू एसेट्स, फालतू लायबिलिटीज,
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो भी फालतू लायबिलिटीज हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व और पार्टनर को किस किस को कितना अमाउंट के है वो चीज, ठीक है, बाय फालतू लायबिलिटी जिस जिस पार्टनर को जितनी जितनी मिली है। और ऐसे ही फालतू के एसेट यहां आ जाएंगे। सो टू फालतू एसेट्स जो भी पार्टनर से हमने अमाउंट वापस लिया है या पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट किया, ठीक है। तो फालतू लायबिलिटीज से कैपिटल इंक्रीज होती है क्योंकि वो पार्टनर का पैसा होता है, पार्टनर ने अपना पैसा अलग से रिजर्व में डाला था, लेकिन रेशो के चेंज के टाइम पे वो पार्टनर्स को वापस मिल जाता है, तो इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। फालतू एसेट से कैपिटल कम होती है। तो फालतू लायबिलिटीज। उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ, अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो वो यहां पे आएगा क्योंकि प्रॉफिट से ऑफ कोर्स पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। और अगर रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो टू रीवैल्यूएशन लॉस वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर का हमें बैलेंस शीट में गिवन था, फालतू लायबिलिटीज रीवैल्यूएशन, फालतू एसेट्स रीवैल्यूएशन लॉस। इसके अलावा एक चीज और है बस जो कैपिटल में आती है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह वो कुछ नहीं आता, तो घबराना मत, वो कुछ नहीं करना हमें यहां पे, वो सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर चुके हैं। एडिशनल चीज जो यहां पे आती है दैट इज बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और यहां पे भी टू दिस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है गाइस, बहुत ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हमने जब गुडविल की एंट्री करी थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, आई थिंक सभी को याद होगी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो वो वाली एंट्री अगर मैं यहां पे लिखूं, लेट्स से, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, मेरी ये एंट्री आ रही है गुडविल की, जो वैल्यूड गुडविल थी, वैल्यूड गुडविल उसकी मेरी ये एंट्री आ रही है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का कैपिटल अकाउंट में कैसे इफेक्ट आएगा, बहुत ध्यान से देखना। ये चीज तुम सबने ऑलरेडी 11th में पढ़ी हुई है, यस तुम सबने पढ़ी हुई है, एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री इन केस ऑफ कैश बुक। तो कॉन्ट्रा एंट्री जैसे कैश में करते थे, सेम वही चीज है। कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, बी की कैपिटल डेबिट हो रही है, मतलब बी से पैसे ले रहे हैं, तो बी से पैसे ले रहे हैं तो बी की तो लेफ्ट साइड में आएगा पैसा, क्योंकि बी से पैसे ले रहे हैं। ए की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ए को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ए के में यहां आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं, शॉर्टकट ही ठीक रहेगा बताना, तुम्हें ऑलरेडी कॉन्ट्रा एंट्री पता ही है, लेजर पोस्टिंग भी आती ही है। तो सिंपल, दिस इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, टू ए है तो टू लेफ्ट साइड होती है, टू एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, बी के आगे ए में अमाउंट आ जाएगा, ए के आगे बी में अमाउंट आ जाएगा। दोबारा से, जो भी हमारी वैल्यूड गुडविल की एंट्री होती है, दिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस पार्टनर, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए, तो बाय बी टू ए के आगे बी में अमाउंट आ गया, बी के आगे ए में अमाउंट आ गया, एंड दैट्स इट। गुडविल की सिर्फ यही एंट्री होती है। तो इसको 2-3 बार देख लेना गाइस, समझ आ जाएगा तुमको, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, सिंपल लेजर पोस्टिंग 11th वाला कॉन्सेप्ट। ये सब करने के बाद जहां पे भी आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जिसमें भी आएगी, ये करने के बाद जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में इसको क्लोज करते थे, यहां पे भी इसको क्लोज करेंगे, इन सबका टोटल
टोटल दोनों साइड का सेम आता है, तो हम यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन योर बैलेंसिंग फिगर। ये होता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और नहीं आता, बाकी डिपेंड करता है केस टू केस, बट जनरली 90% यही चीजें आती हैं। तो यहां पॉज कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, देन वी विल गो टू बैलेंस शीट। इसके बाद आता है गाइस प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो दिस इज preparation of new balance sheet of firm after change और एडमिशन, जो भी मतलब चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, मैंने बताया था काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में गाइस क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करता है, और अगर टोटल टैली नहीं कर रहा मतलब हमारी कुछ गलती है। तो जो रिवाइज हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, इसमें क्या क्या आएगा, आई थिंक ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हाँ। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब गाइस ध्यान से देखना बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हमारा कैश और जो बैंक वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि कैश और बैंक में कभी भी हमारा एसेट कोई लॉस नहीं होता। ये थोड़ी कि कैश की वैल्यू कम होगी या बैंक की वैल्यू कम होगी, तो वो तो हमारी एज इट इज आ जाती है। उसके बाद ऑल एसेट्स, जो भी हमारे रिमेनिंग के एसेट्स हैं, एट रिवाइज्ड वैल्यू, जो भी एसेट्स की हमारी वैल्यू रिवाइज हुई है, जैसे बिल्डिंग पहले थी 1 लाख की, अब होगी उसमें 15,000 से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आज की डेट में बिल्डिंग कितनी है, 1,15,000, तो यहां आ जाएगा 1,15,000 रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। चाहे कम हुई है चाहे बड़ी है, जो भी रिवाइज वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी सारे एसेट्स की, ठीक है। और उसके बाद फालतू एसेट जितने भी थे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर फालतू एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अगर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी यहां पे आएंगे। नॉर्मली नहीं आते, नॉर्मली नहीं आते, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट फालतू एसेट्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या टू बी रिटेन्ड इन बिजनेस, तब हम फालतू एसेट्स यहां लिखेंगे। अदरवाइज अगर पुरानी क्वेश्चन में गुडविल थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था, एंड नथिंग इज मेंशन, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहां पे नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, सिर्फ कैश और एसेट्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। अब आते हैं लेफ्ट साइड में, सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमारा आएगा वैल्यूज एज पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये वाला बैलेंस हमारा इधर आ जाएगा, जैसे ए इज कैपिटल या सिंपल ए बी, कि ए का कितना है, बी का कितना है, और बाहर टोटल, ठीक है, एज पर कैपिटल अकाउंट, तो एज पर कैपिटल अकाउंट ये वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल के बाद फालतू लायबिलिटीज, सेम केस,
नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी तो यहां पे आएंगी, और ये भी नॉर्मली नहीं आती, नॉर्मली यहां पे हमारी ये वैल्यू नहीं आती, ठीक है, तभी आएगी अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, बहुत स्पेसिफिक केस, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। और लास्ट, रिमेनिंग लायबिलिटीज एट रिवाइज्ड वैल्यूज, रिमेनिंग लायबिलिटीज हमारी जितनी भी हैं वो हमारी रिवाइज वैल्यूज पे आ जाएंगी, जो भी हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी थी या कम हुई थी। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे ये पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी एसेट या लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी बैलेंस शीट में है, तो वो सेम एज इट इज हमारा यहां पे एसेट या लायबिलिटी में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? इफ नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी, नॉट फालतू, फालतू वाली नहीं, नॉर्मल एसेट लायबिलिटी लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्रेडिटर्स, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, देन इट विल बी शोन एज इट इज इन द न्यू बैलेंस शीट, जहां ओल्ड बैलेंस शीट में थी एज इट इज नई बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को भी एक बार पॉज करके इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। अब गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रहा हूं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद लास्ट वीडियो इस चैप्टर की बनेगी, जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हें एक कंप्लीट क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट बनता है, पूरे स्टेप्स आते हैं उसके। एंड उसके बाद इसमें एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो टॉपिक मैं उस वीडियो में कराऊंगा, अभी सिर्फ इतना करा रहा हूं, ठीक है। और जो नोट्स इसमें है, नोट्स तुम्हें अपडेटेड मिलेंगे टिल बैलेंस शीट इस वाले वीडियो के लिंक में, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा, एंड प्लीज़ जितना हो सकता है गाइस मैक्सिमम शेयर करो, दिस इज ऑल आई कैन से टू यू, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। बाकी सारे बच्चे हैं, आई डोंट वांट, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ये सारी वीडियोस फ्री में देखें एंड अच्छे नंबर्स लें, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन देयर कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ से देख के सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई भी डाउट हो, आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक यहाँ पे है, वहाँ पे पूछो, आई विल बी देयर एंड आई विल बी सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट आई विल गेट, ठीक है गाइस। चलो गाइस, टेक केयर।